यस माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। फर्स्ट पार्ट में मैं क्या आपके सामने लेके आया हूँ? आपके सामने है यूनिट है, डायमेंशन है, एरर्स है एंड सिग्निफिकेंट नंबर है। हम ये आपसे ज़रूर उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप बेसिक चीज़ को ज़रूर जानते होंगे। आप 11th की बेसिक बुक को ज़रूर पढ़ लिए होंगे और अगर 12th की बात जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि 12th की बेसिक्स आ जाता है। जैसे अगर हम यूनिट की बात करते हैं, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हम ये ज़रूर मानेंगे कि यूनिट्स में आपको फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, उसकी मेजरिंग में लेंथ में क्या चीज़ से मेजर किया जाता है, टाइम किस चीज़ से, मतलब बहुत बेसिक चीज़ हम उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे और वहाँ से हम ऊपर उठ के चलेंगे। चलिए आज मैं आपके सामने लेके आता हूँ लेक्चर 1 की प्रोग्राम। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ लेक्चर 1 है। किस चीज़ के लिए लेक्चर 1 है? किसको कवर करेंगे? नीट को करेंगे। टारगेट है ये, टू द पॉइंट है, टारगेट टू द पॉइंट, सीधा पॉइंट टू पॉइंट है, काम की चीज, फालतू कोई भी चीज डिस्कस नहीं करना। यूनिट, दूसरा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन, तीसरा सिग्निफिकेंट नंबर या डिजिट, नंबर्स और डिजिट्स भी इसको लोग कहते हैं, और चौथा एरर्स। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, डायमेंशन और एरर से। पिछले अगर 25 साल के क्वेश्चन को चेक करें तो 2 बार क्वेश्चन सिग्निफिकेंट नंबर से आया है और वही 2 बार इससे यूनिट से आया है। अदरवाइज अब अगर ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपको डायमेंशन और एरर से आ गया। चलिए 1 बाय 1 मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा, आप इंजॉय कीजिए। थ्योरी पहले पूरा समझ लीजिए, उसके बाद नीट के सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते चले। अब मैं यहाँ पर बहुत छोटी चीज़ के साथ नहीं डिस्कस करता हूँ कि डायमेंशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, नहीं। आपको उन सब चीज़ों के बारे में जरूर आपको बताऊंगा या रिकॉल कराऊंगा जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसी कड़ी में फिजिकल क्वांटिटी एक फोर्स आएगा, फोर्स एफ से सिंबल करते हैं, एफ से। इसकी इक्वेशंस में क्या आती है आपको यहाँ पर यह मदद मिलेगा, जब भी आपको याद करना रहेगा तो मास इंटू एक्सीलरेशन कर लीजिए। अब यहाँ पर आता है मास के लिए आपको कौन सा यूनिट प्रयोग करते हैं, केजी, और एक्सीलरेशन के लिए मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड, कमर्शियली दिस इज कॉल्ड न्यूटन, तो आपका न्यूटन हो गया फोर्स के लिए। लेकिन अब अगर मास है और एक्सीलरेशन है तो हम लोग डायमेंशन को भी लिख सकते हैं। केजी के लिए क्या लिखेंगे, एम, मास के लिए, लेंथ के लिए मीटर, एल, और टाइम के लिए 2 बार आ जाएगा कैपिटल टी और पावर -2, mL/t-2। हर स्टूडेंट को ये तो एकदम बाई रोट याद होना चाहिए कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/t-2। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। फोर्स को कैसे रिलेट किया गया है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन। नेक्स्ट आ जाइए, अब हमारे पास आता है फोर्स के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है मोमेंटम, दैट इज लीनियर मोमेंटम। मैं समझता हूँ ये बहुत आसान चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इन्हीं से आपकी इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाए। लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। अब इसकी डायमेंशन केजी है तो एक m हो जाएगा, एक l हो जाएगा और t-1। बहुत आसानी से समझ रहे होंगे आप। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एंगुलर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम के बाद एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को L कहते हैं। आपको याद आना चाहिए, जब भी एंगुलर मोमेंटम आएगा आपके पास तुरंत आ जाना चाहिए m/r×v। m मास हो गया, r पोजीशन वेक्टर, v वेलोसिटी वेक्टर। यूनिट की बात करेंगे तो एक केजी आ जाएगा, आराम से देख सकते हैं, एक मीटर आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मास के लिए केजी, डिस्टेंस के लिए मीटर, और मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन की बात करेंगे तो केजी के लिए क्या हो जाएगा, m, लेंथ का 2 है और टाइम का -1 है। तो आप डायमेंशन को याद नहीं करना है, आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, डायमेंशन लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, उसी कड़ी में अगर आपसे कहेंगे कि हमारे पास टॉर्क क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क की सिंबल क्या होता है, टॉप, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज कॉल्ड r×f। r पोजीशन मतलब डिस्टेंस, फोर्स का मतलब न्यूटन, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर
विदाउट एनी डाउट। और डायमेंशन क्या करेंगे, न्यूटन को मीटर से कर देंगे, न्यूटन ml²t-2, उस पर एक और से कर देंगे तो ml²t-2 डायमेंशन। यही तरीका आपको समझा रहा है। हाँ, हो सकता है आप इसको जानते होंगे तो आगे बढ़ते चले जाइएगा नेक्स्ट स्तर पर, लेकिन अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो एक बार जरूर से देख लीजिएगा। इम्पल्स, दैट इज कॉल्ड जे। जे इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम लोग लीनियर मोमेंटम जे आ जाता है। जे इक्वल टू क्या होता है फाइनली, फोर्स इनटू टाइम, लार्ज नंबर ऑफ फोर्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। दो में से कोई भी चीज हम कह सकते हैं, इम्पल्स, एंड दिस इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स। अब इसकी यूनिट क्या होगा, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। एक तरफ फोर्स है न्यूटन और दूसरे सेकंड आपके पास टी है सेकंड। इम्पल्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा न्यूटन सेकंड, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टी। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसी से ये दिया गया। अब आप अगर इसकी बात करते हैं न्यूटन के लिए, ml² -2 पर एक टाइम t और आ जाएगा, एक घट जाएगा, तो ये mlt-1 आ जाएगा, -1 उसमें से घटता हुआ, इम्पल्स आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आ सकता है, बढ़ाते चले जाइए, आपके पास बढ़ता चला जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी का हम लोग सिंबॉलिकली ई से देते हैं। एनर्जी इक्वल टू कैसे लेंगे, जब भी एनर्जी की बात होगा तो दिस इज ऑल्सो एनर्जी इक्वल टू वर्क डन भी आता है। तो वर्क डन से आप तुरंत कोरिलेट कीजिए, कैसे करेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस, सिंपल होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस। और यहाँ पर फोर्स के लिए न्यूटन हो जाएगा और डिस्टेंस के लिए मीटर हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट जूल। न्यूटन मीटर को हम लोग जे या जूल भी कहते हैं, जी जूल भी कहते हैं, यस करेक्ट हो गया, तो जूल आ गया। लेकिन इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें, फोर्स का मालूम है, उसका एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ml²t-2। तो आपके पास एनर्जी और वर्क। पावर पूछते हैं आपसे, पावर कैसे करेंगे, पावर इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी बाई टाइम, पावर p इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। एनर्जी आपको पता है ml²t-2 एनर्जी, उससे क्या करना है, टाइम से आपको और डिवाइड कर देना, तो t-3 हो जाएगा। तो एनर्जी के बारे में क्या, पहले इसकी यूनिट लिखते हैं, पावर एनर्जी के लिए जूल, तो ये जूल दे दिए, और टाइम के लिए सेकंड, जूल पर सेकंड इज ऑल्सो कॉल्ड वॉट। तो हमारा यूनिट भी तैयार हो गया, वॉट पावर का यूनिट क्या हो गया, वॉट हो गया, जूल पर सेकंड आ गया। चलिए इसकी डायमेंशन लिखते हैं, जूल के लिए क्या होगा, ml²t-2, और यहाँ पर t का एक पावर और है, कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ml²t-3, तो दैट इज पावर आ गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इंटेंसिटी ले लीजिए, पावर के बाद इंटेंसिटी भी एक वर्ड आता है। व्हाट इज इंटेंसिटी, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी को आई कहते हैं, एंड दिस इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया। अब बाकी पावर का क्या होता है, हम लोग के पास ऑलरेडी आ चुका है, पावर इज नथिंग बट वॉट, और कितने दूर में कन्वर्ट करेंगे, एरिया मीटर स्क्वायर, तो दैट इज द इंटेंसिटी यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन करेंगे, क्या दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है। वॉट का आपके पास ऑलरेडी मालूम है, दिस इज द वॉट, ये वाला, उसको मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मतलब l² कैंसिल हो जाएगा, mt-3। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि आपको ये चीज आना चाहिए, अगर यहां मिसिंग है तो खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये याद है तो यूनिट और डायमेंशन आपको याद नहीं करना है, बस कोरिलेट करना है विद द फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट, अब आपके पास आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सिंबॉलिकली इट इज एस। इक्वेशन क्या होता है, कहां से इसके रिलेशन आएगा, ये याद रखिएगा, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। इससे आपके पास यूनिट कंफर्म हो गया, आप आराम से लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर, फोर्स के लिए न्यूटन, लेंथ के लिए मीटर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml-2 को, ये बात तो आप याद रखते ही ना, फोर्स इक्वल टू ml-2, और इसको L से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, mt-2। सो व्हाट इज द सरफेस टेंशन, mt-2। वेरी गुड। प्रेशर, प्रेशर को कुछ याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि प्रेशर को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। नाउ फोर्स के लिए ml-2 को l² से डिवाइड करेंगे, पहले इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं, PASCAL, पास्कल।
अब बात करते हैं डायमेंशन क्या होगा। तो ml(t-2) को l स्क्वायर से कर देंगे तो क्या बचेगा, ml-1t-2। एक l से l स्क्वायर कटेगा, एक l ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज द डायमेंशन। नेक्स्ट अगर प्रेशर की बात करें, स्ट्रेस करते हैं। स्ट्रेस सिग्मा के द्वारा इसे डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, वंस अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया। सेम चीज फोर्स के लिए एक बार फिर से वही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी सेम हो जाएगा। इसके बाद आपकी बात करते हैं स्ट्रेन के लिए क्या होता है। स्ट्रेन का सिंबल स्मॉल e होता है। दैट इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, मतलब लेंथ बाय लेंथ, नो यूनिट एंड सिमिलरली नो डायमेंशन। आपके पास कभी एंगल की चर्चा आ जाए, एंगल क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू लेंथ। मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ टू लेंथ। थीटा इक्वल टू क्या कहते हैं, लेंथ टू लेंथ। चाहे p/b हो या b/h हो या जो भी चीज हो, लेंथ से लेंथ ही होता है, दोनों कट जाता है। इसलिए दिस इज ए यूनिटलेस। इसके पास नो यूनिट एंड नो डायमेंशन एंगल के लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर थोड़ा सा याद रखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज थीटा। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। और डायमेंशन क्या होता है, नो डायमेंशन। थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग इस बात को याद रखेंगे, रेडियन है, एंगल को जब लेंगे रेडियन या डिग्री में देंगे, और नो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ भी एंगल को अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट प्लेस काट के आप चाहें तो रेडियन कर सकते हैं या डिग्री कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन में नहीं ही होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाइए नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड क्या हो सकता है, दिस इज ओमेगा इक्वल टू θ/t। यहां पर क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या हो गया बच्चे को, रेडियन पर सेकेंड। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0, सिर्फ t के पास रहेगा तो 1 कर देंगे, ये आ गया। एंगुलर एक्सीलरेशन होगा तो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन दैट इज अल्फा, दिस इज इक्वल टू ω/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का रेडियन, सॉरी यहाँ पर t स्क्वायर हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, m0 l0, t का पावर, यहाँ पर भी t-1 होगा और ये t-2 हो जाएगा। रेडियन पर सेकेंड है ना, तो t का पावर -1 आ जाएगा। विस्कोसिटी, इसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सिंबॉलिकली इट इज इन नीटा। अब इसका यूनिट एंड डायमेंशन क्या रखें, तो यहां पर भी आपको बता दें, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। विस्कस फोर्स 6 पाई नीटा r और v। यहाँ r मेजरमेंट है, लीनियर मेजरमेंट है, रेडियस होता है बॉल का, v वेलोसिटी है टर्मिनल, नीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, f फोर्स है। कैसे आप निकालिएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, क्योंकि यहाँ पर लेंथ का है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। इसको आप अगर लिखना स्टार्ट कीजिए तो यूनिट क्या लिख पाइएगा, न्यूटन। नीचे में क्या लिख पाइएगा, मीटर, और वेलोसिटी का मीटर और सेकंड। आप गेस कीजिए क्या हो गया, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड स्टोक। ये आप आराम से लिख सकते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ये भी जानना चाहिए कि 1 स्टोक इज इक्वल टू 10 पॉइज होता है। 1 स्टोक इज इक्वल टू 10 पॉइज। तो कभी भी परीक्षा में पूछ दे कि पॉइज किस चीज की यूनिट है, तो इट इज ए कोएफिशिएंट। और डायमेंशन क्या होगा, यहाँ से उठा लीजिए। आपके पास n मतलब न्यूटन का आप जानते हैं, ml(t-2), करेक्ट। s का मतलब t, एक और t बढ़ा दीजिए, पावर 1 कर दीजिए, और l का स्क्वायर कर दीजिए। ये कलेक्टिवली क्या आ जाएगा, ml-1 t-1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत अच्छा गया, मतलब कुल मिला के आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए। ऑब्वियसली आप वहां तक पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट, अब आपके सामने देते हैं ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सिंबॉलिकली इट इज जी। लेकिन जी को आप कैसे रिलेट कीजिएगा, ये फॉर्मूला आपको पकड़ लीजिए। हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर से पढ़े हैं,
कि प्रोडक्ट ऑफ द मास हो जाएगा एंड डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। इससे अगर जी की बात करा जाए तो क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर और मास का स्क्वायर। यूनिट की बात करें, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, मास के लिए केजी स्क्वायर। तो कोई याद करने की जरूरत नहीं था, आपको ये फॉर्मूला याद है, आप यूनिट को लिख दिए। अब यूनिट है तो डायमेंशन को लिखिए, कैसे, ml/t-2 लेंथ का स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर और ये मास का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, m-1 l का पावर 3 t का पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी में आता है आपके पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें आपके पास तीन तरह के होते हैं। एक योंग्स मॉडुलस है, y से लेते हैं। एक बल्क मॉडुलस है, उसे हम लोग b से लेते हैं। एक शियर मॉडुलस है, उसे m से लेते हैं। तो ये तीन तरह के, तीनों का एक ही यूनिट होगा, तीनों का एक ही डेफिनेशन होगा। ये कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, योंग्स मॉडुलस या कोई भी मॉडुलस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेस? ऑलरेडी मैं जानता हूं, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट इज स्ट्रेन? नो यूनिट, नो डायमेंशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स के लिए न्यूटन, मीटर -2। डायमेंशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, ml/t-2 फोर्स का हो गया, उसको डिवाइड कर दीजिए l से, अब क्या हो गया, ml-1 t-2। तो दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए, एक और आता है फोर्स कांस्टेंट। इसी का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट भी। ये क्या बला है, इसको सिंबॉलिकली के कहते हैं। इसको कहां से रिलेट करते हैं, तो फोर्स इक्वल टू के इंटू एक्स करते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसकी हमें जरूरत है फोर्स कांस्टेंट की, तो फोर्स के लिए न्यूटन और एक्स डिस्टेंस है वो मीटर हो जाएगा। तो व्हाट इज द यूनिट, न्यूटन पर मीटर। कैन यू राइट द डायमेंशन? यस, ml/t-2 डिवाइडेड बाई l, l कटेगा, mt-2, ml/t-2 को ये कट जाएगा। तो दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आपको देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल I होता है। यहाँ पर क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में आपने रोटेशन में पढ़ा, मास इंटू डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, और डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, m और l का स्क्वायर, सिंपल। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, या इसे हर्ट्ज भी कहते हैं। लेकिन इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t का पावर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन, दैट इज ऑलवेज डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, मीटर, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, ओनली l। नेक्स्ट आता है आपके पास कपल। कपल का मतलब होता है टॉर्क। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टॉर्क। When equal and opposite forces are acting on a body, they constitute a couple and this is a torque. ये क्या होता है, R क्रॉस F। सिंपल, R डिस्टेंस है मीटर, तो न्यूटन मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l² t-2। नेक्स्ट है आपके पास प्लैंक कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिंबॉलिकली h। यहाँ पर आपको क्या करना है, E इक्वल टू क्या होता है, h और F। E इक्वल टू एनर्जी, h प्लैंक्स कांस्टेंट, F फ्रीक्वेंसी। इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, E इक्वल टू h, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टाइम पीरियड t, इसलिए h की वैल्यू क्या हो जाएगा, एनर्जी इनटू टाइम t। चलिए, एनर्जी के लिए आपको कैसे देना है, एनर्जी के लिए जूल और टाइम के लिए क्या देते हैं, सेकंड। तो जूल सेकंड ऐसा यूनिट हो गया, किसके लिए, प्लैंक्स के लिए। ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट हो, इसका डायमेंशन क्या होगा, सिंपल, जूल के लिए क्या होता है, ml² t-2, उसमें एक t और आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ml² t-1। नेक्स्ट, अब आपके पास आता है कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट आया था जस्ट पिछले साल 19 में आया था, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा इसे। कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी को कैसे आप दिखाएंगे, देखिए इसको ऐसे करके याद रखिएगा कि अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है, उसके एक टेम्परेचर को आप अगर T1 रखें, दूसरे टेम्परेचर को T2 रखें, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ L है, तो कहता है रेट ऑफ हीट फ्लो दैट इज डेल्टा Q बाई डेल्टा T इक्वल टू क्या होता है, आपके पास आता है टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज T1 माइनस T2।
इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाई एल एंड एक कांस्टेंट के। अब आप इसको जरा सा गौर कीजिए तो के क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, एनर्जी पर यूनिट टाइम वाट, और ये दोनों कट के हो जाएगा मीटर, तो ये क्या हो जाएगा यूनिट वाट पर मीटर पर केल्विन। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, के के जगह पर डी क्यू बाई डी टी, एनर्जी पर यूनिट टाइम वाट, ये लेंथ से एरिया कटेगा तो ये लेंथ हो जाएगा, नीचे आ जाएगा मीटर, और टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में तो वाट पर मीटर केल्विन। अब बाकी बचा इसकी डायमेंशन लिखना, कैसे करेंगे, वाट इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये एनर्जी का है, फोर्स से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइडेड बाय ये मीटर है और ये केल्विन है, याद रखिएगा के केल्विन है, टेम्परेचर्स के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये लेंथ के लिए, सॉरी यहाँ लेंथ है ना, इसको लेंथ कर दी एल, अब क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू एंड के माइनस वन, दैट इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको कहाँ से मिला है आपका इक्वेशन, ये देखिए, यही याद रखना है, एनर्जी क्या कहता है, हाफ के बी इंटू टी, इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी है, टी टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, ई एनर्जी है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब इससे आपका के बी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। अब आपके पास हो गया जूल एनर्जी का, टी टेम्परेचर है तो दैट इज केल्विन, जूल पर केल्विन। अब बात करते हैं के बी का डायमेंशन क्या होगा, जूल एनर्जी है ना, ये तो आपको रटा ही हुआ है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और केल्विन का मतलब के, और ये नीचे से ऊपर आया इनवर्स, निकल गया आपके पास। तो आपको क्या चीज़ नज़र आता है, क्या आप डायरेक्ट याद रखेंगे या इक्वेशन याद रखेंगे, ये इक्वेशन याद रखना ही रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी तो आपको सॉल्व करना है ना, किसी भी, चाहे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का हो या कहीं ना कहीं आपको करना है। स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा, क्या इसके लिए करेंगे, आप यहाँ पर आ जाइए। फिर कहता है अमाउंट ऑफ हीट फ्लो बाय द ब्लैक बॉडी, या कोई भी बॉडी हो, ई सिग्मा ए टी का पावर 4, यहाँ से आपके पास सिग्मा आ जाएगा, स्टीफेंस कांस्टेंट। डी क्यू बाई डी टी क्या है, वाट है, तो ये क्या आ गया वाट, ये इमिसिविटी एक नंबर है जिसको छोड़ दीजिए, ए एरिया है तो मीटर स्क्वायर, और टी टेम्परेचर है तो केल्विन का पावर 4। चलिए अब बाकी बचा डायमेंशन लिखिए, आप ये अच्छी तरह जानते हैं, वाट है, वाट का मतलब एनर्जी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई, किस चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम से, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम है तो टाइम के लिए टी से डिवाइड कर दिए, लेंथ का एल स्क्वायर हो गया, चलिए, और केल्विन का पावर 4 हो गया। इससे अगर डायमेंशन को सिंप्लीफाई करें, एल से एल स्क्वायर कट गया, एम टी माइनस टू, सॉरी टी माइनस 3 हो जाएगा ना, क्योंकि एक टी यहाँ पर भी है, और के का पावर -4। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट, याद नहीं रखना, कैलकुलेट करना है। वीन्स कांस्टेंट ये कहाँ से आता है, ये भी देता है कि प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेंथ एंड टेम्परेचर फॉर द गिवन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज ए कांस्टेंट, मतलब क्या कहता है, लैम्डा मिनिमम टी टेम्परेचर, यहाँ पर भी केल्विन है, दिस इज द वीन्स कांस्टेंट। तो ये वीन्स कांस्टेंट क्या आ जाएगा, मीटर केल्विन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीटर केल्विन। अब मीटर है तो लेंथ, और केल्विन है तो टेम्परेचर है, तो m 0 हो जाएगा, l का 1 हो जाएगा, टाइम भी 0 हो जाएगा, और केल्विन 1 आ जाएगा, l के 1, l और k कह सकते हैं, l हो जाएगा लेंथ के लिए और टेम्परेचर के लिए केल्विन, और 2 0 हो जाएगा, मास स्पेसिफिक हीट। इसको कैसे करेंगे, यस, इसके भी इक्वेशन है, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग, एम एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू हीट है, हीट का मतलब एनर्जी है, इसलिए ये एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, जूल एनर्जी, पर यूनिट मास केजी, पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन। बहुत सारे डायमेंशन रटना नहीं है, जूल के लिए आपके पास मालूम है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई मास एम, और केल्विन के लिए के, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस 1, वेरी सिंपल आ गया। लैटेंट हीट ये क्या बोला है, सिंपल है, अमाउंट ऑफ हीट, ये हीट का कहाँ की बात करते हैं, जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो, फेज में चेंज हो, तो दिस क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल, वेयर एल इज द लैटेंट हीट अकॉर्डिंग टू दिस। इस एल के लिए क्या हो जाएगा, जूल पर केजी, सिंपल इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी, जूल एनर्जी, हीट एनर्जी, और एम मास है। डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, सिंपल, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू का एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एल स्क्वायर टी माइनस टू। इमिसिविटी दैट इज सिंपल ई, ये बताता है कि कितना हीट बॉडी से सप्लाई होता है। फॉर ए ब्लैक बॉडी ई इज इक्वल टू 1, परफेक्टली
रेडिएटिंग बॉडी इक्वल टू 0, मतलब ये नंबर है, इट मीन्स इट इज ए नंबर, नंबर का मतलब यूनिटलेस एंड दिस इज डायमेंशनलेस। नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स इक्वेशंस? रेनॉल्ड्स नंबर सिंबॉलिकली Rn, इट इज द रेशियो ऑफ ए फोर्स टू फोर्स। कौन सी फोर्स है? इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, फोर्स टू फोर्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज ऑब्वियसली यूनिटलेस एंड डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम कौन सा चीज है? E0। अब इस E0 को कैसे इक्वेशन से हम कोरिलेट करें, याद नहीं करना है। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस कौन कौन सा हो जाएगा? 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े, कूलम्ब्स लॉ है। उसमें आपके पास ε0 का पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? ε0 सिंपल हो जाएगा चार्ज का स्क्वायर दैट इज ए कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो गया? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। गेस कर सकते हैं ना ε0 को यहाँ, फोर्स को यहाँ, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन कैसे लिखेंगे? कूलम स्क्वायर का मतलब क्या होता है? करंट का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। न्यूटन का मतलब mL/t-2 और लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। इससे इसकी अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, m की पावर ऊपर चला जाएगा m-1, करेक्ट। l का 3 पावर है, ऊपर चला जाएगा l का पावर 3, करेक्ट। t का ऊपर चला जाएगा 2 और 2 4 और a करंट के लिए है पावर 2। सो दिस इज द परमिएबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द परमिएबिलिटी। या दूसरा क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज कॉल्ड ER, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम। तो परमिटिविटी, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। बहुत इजी से निकल गए हम लोग। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी वही होता है। ये क्या कहलाता है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दोनों सेम, ई मीडियम ई नॉट, दोनों सेम है, इसलिए कुछ नहीं करना है। यूनिटलेस, नो यूनिट, नो डायमेंशन। अब क्या है? परमिएबिलिटी, ये आपको मैग्नेटिक चैप्टर में यूज होता है। क्या कहता है? इसको बात में समझ लीजिए, कैसे याद करना है इसको। आप आ जाइए, दो तार के बीच में फोर्स कितना लगता है जबकि उसमें करंट I1 और I2 है, और हम किस में ले लेंगे? इस लेंथ पर ले लेंगे। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए दिस स्मॉल लेंथ बिकॉज ऑफ दिस वायर एंड दे आर सेपरेटेड बाई ए d डिस्टेंस। उसके लिए एक फोर्स का इक्वेशंस है। क्या इक्वेशंस है? μ0/2πd सेपरेशन डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड दिस इज पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है? μ0, दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम, प्रोडक्ट ऑफ द टू करंट एंड 2πd। ये इक्वेशन याद रखना है। कहाँ पर याद रखना? मैग्नेटिज्म में। तो जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको अभी भी यूज़ कर लीजिए ना μ0 निकालने के लिए, आसान हो गया भैया। ये d से d कट गया हमारा, इसका कोई काम नहीं रह गया। अब क्या हो गया? μ0 इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई करंट का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स के लिए न्यूटन और करंट का मतलब एम्पियर स्क्वायर। तो दिस इज द, कौन सा ये टर्म आ गया आपको? परमिएबिलिटी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इस परमिएबिलिटी μ0 को हम लोग और टर्म में भी लिख सकते हैं, ये मैं बाद में आपको एडजस्ट करूंगा। अभी आपको इसको केवल इतना चेक कर लीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0 2πd I1 I2। फिर से चेक कर लीजिए, लेंथ से डिस्टेंस कट गया तो μ0 फोर्स डिवाइडेड बाई एम्पियर। डायमेंशन लिखिए इसका, क्या होगा? बहुत सिंपल है, mL/t-2। ये किसके लिए हो गया? फोर्स के लिए हो गया। करंट का मतलब सीधे करंट इक्वल टू हमारे पास क्या आता है? एम्पियर का स्क्वायर। एम्पियर का स्क्वायर करेंगे तो एम्पियर ऊपर ले जाइए, एम्पियर का पावर -2। तो mL/t-2 A-2, इट इज द डायमेंशंस ऑफ μ0, दैट इज द परमिएबिलिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सिंपल फ्लक्स E, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, ये तो हमको याद रहता ही है, हम लोग पढ़ेंगे, गॉस लॉ में पढ़िएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूज आता है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, मतलब न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए का मतलब मीटर स्क्वायर। तो आपके पास यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम। न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
डायमेंशन की बात करेंगे, क्या करेंगे, न्यूटन की जगह पर ml/t-2, लेंथ की जगह पर 1l, और c यहाँ पर चार्ज है, चार्ज इक्वल टू 80 होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, m 1 है, l 3 पावर से राइज किया हुआ है, t का 2 पावर है, एक और आ जाएगा, t भी 3 आ जाएगा, और करंट अकेला है तो a-1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई एक बार करके चेक कर लीजिए, m की वैल्यू 1, l की वैल्यू 3, टाइम में -3 आता हुआ और a का वैल्यू -1 आता हुआ। इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देख लिया। बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। फाई b क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज b डॉट a। b क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड को नहीं डिफाइन किया है, मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफाइन कर लेते हैं, तब इसको हम लोग भर लेते हैं। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद इसको भर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को B से सिंबल करते हैं, तो B इक्वल टू क्या होता है और कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसका इक्वेशन कौन सा कीजिएगा, ये वाला कीजिए, फोर्स इक्वल टू QV और B होता है। मतलब किसी भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया जाए तो जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे उसकी प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज की वैल्यू B निकालना। गेस कीजिए क्या हो जाएगा, B की यूनिट क्या हो जाएगा, दिस B मस्ट बी इक्वल टू न्यूटन कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन, नीचे में आ जाएगा कूलम, और ये डिवाइड करेंगे मीटर, और ये हो जाएगा ऊपर सेकंड। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिवली टेस्ला, इसको हम लोग टेस्ला कहते हैं। इसकी जरा से डायमेंशन लिखिए, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर का, टेस्ला के लिए आपके पास है B चाहिए, B का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, B इंटू ए, B की ये वैल्यू कौन कौन से आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड, कूलम मीटर, और इसको 1 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाला टेस्ला हो गया और ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ये कितना आ जाएगा आपके पास, न्यूटन ml/t-2, s सेकेंड है, t आ जाएगा आपके पास, नीचे में 80 आ जाएगा, कूलम की जगह पर 80, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपके पास क्या आ गया, m, यस 1, l अकेला, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से टाइम कट गया तो t का पावर -2 और एम्पियर ऊपर आ गया। दिस इज तो इस तरह से आपने देखा कि आप मैग्नेटिक फील्ड हो या कोई भी चीज़ हो, फील्ड के लिए आपको कौन सा यूज करेंगे, ये फॉर्मूला बेस्ट है, फोर्स इक्वल टू QV, Q कूलम है, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट, अब आपके पास कुछ और फिजिकल क्वांटिटी मैं लेके आया हूँ, एनर्जी डेंसिटी। इसके लिए सिंबॉलिकली क्या होता है, स्मॉल u, एंड दिस स्मॉल u इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एनर्जी डेंसिटी का क्या होना चाहिए, एनर्जी डिवाइडेड बाय वह स्पेस का वॉल्यूम कहाँ है जिस एनर्जी को स्टोर करना है। नाउ एनर्जी इज वेरी सिंपल, क्या इसकी यूनिट हो जाएगी, एनर्जी के लिए जूल और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब। डायमेंशन की बात करेंगे तो पहले जूल की बात कीजिए तो ml/t-2 रिमेंबर, और LQ से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, ml-1 t-2, तो दैट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। रेसिस्टेंस कहाँ से इसको पकड़े, याद करें, बिल्कुल नहीं, कभी याद भी नहीं हो पाता है, कहाँ से याद करेंगे, आ जाइए, हीट एनर्जी सप्लाइड इन ए कंडक्टिंग वायर इज इक्वल टू I² R इंटू टी, हीट एनर्जी। अब आपकी बात करेंगे R की जगह पर क्या हो, H के जगह पर क्या हो जाएगा, एनर्जी जूल, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है एम्पियर स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, एरिया नहीं है, करंट का स्क्वायर, और T टाइम, दैट इज सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गया, जूल एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। लेकिन इसको कलेक्टिवली किस चीज़ में कहते हैं, ओम, OHM, ओम कहते हैं। सिंबल इसका क्या कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन हमें तो डायमेंशन लिखना है, चलिए ट्राई करते हैं। जूल के लिए क्या करें बच्चे लोग, ml/t-2, जूल खत्म। यहाँ पर करंट का स्क्वायर है, दैट इज A², इसको नहीं करेंगे, यहाँ पर T करेंगे। अब ये फाइनली क्या आ गया, m अकेला, L का पावर 2, T का पावर -3 और करंट की पावर -2। नेक्स्ट आ जाइए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू ईएमएफ। वर्क डन क्या होता है आपके पास अच्छी तरह पता है, जूल, और चार्ज क्या होता है 80। अगर इसकी बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन एनर्जी के लिए यहाँ पर जूल के लिए, सॉरी वर्क के लिए जूल, ये करंट है, करंट के लिए एम्पियर और T सेकेंड,
पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। उतना लंबा चौड़ा नहीं कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। लेकिन डायमेंशन में आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी ml² T-2, एम्पियर A, टाइम T, फाइनली क्या हो गया ml² T-3 A-1। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं अब आपके सामने एक नया फिजिकल क्वांटिटी लेके आता हूँ, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का प्रयोग एज ए कैपेसिटर में किया जाता है और उसकी क्वालिटी को या उसके स्टोरिंग कैपेसिटी को जो हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। ये क्या होता है, अगर इसकी हम इक्वेशन से बात करें तो दिस Q चार्ज स्टोर्ड ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C × V, C कैपेसिटेंस एंड V पोटेंशियल डिफरेंस सो मेंटेन। इसलिए अगर हम लोग इक्वलिटी पर आ जाइए तो दिस इज Q/V, Q चार्ज दैट इज इक्वल टू AT। और अगर आपके पोटेंशियल डिफरेंस याद होगा तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस में आपको दिया था ml², आपको याद नहीं करना, आप अपना चेक कर लीजिएगा, T-3 एंड देयर इज A-1, आई डू रिमेंबर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ml² T-3 A-1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, m अकेले है, पावर राइज कीजिए m-1, ठीक है, l अकेले है, पावर राइज करेंगे -2 में चला जाएगा, T 4 में आ जाएगा, 3 निगेटिव, एक ऊपर जाता है वो T4, और A 2 में चला जाएगा। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, इजीली कैलकुलेट कर लिया हमने। अगर हम लोग इसकी बात करें यूनिट क्या होना चाहिए, इसकी यूनिट क्या होना चाहिए, अगर हम लोग यूनिट लिखेंगे तो कैपेसिटेंस का हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। इसकी अगर हम यूनिट की चर्चा करें तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। चार्ज के लिए कूलम, C स्टैंड्स फॉर कूलम, दिस इज द कूलम एंड दिस इज द वोल्ट, एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड फरद। ये भी याद रखिएगा, फरद में आता है। दूसरी बात हो गई, डायमेंशन आपके पास ऑलरेडी आ गया, यहाँ पर कोट कर दीजिए, m-1 l-2 T का पावर 4 A का पावर 2, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर। नाउ आप आइए, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ और म्यूचुअल कंडक्टेंस क्या होती है। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ कंडक्टेंस लेते हैं तो इसको कहाँ से कोरिलेट किया जा सकता है, आप आ जाइए, आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू ½ L/I², बेस्ट इजी इक्वेशन से L के लिए। अब अगर आप L की बात करते हैं तो ये जूल हो जाएगा यूनिट में, एंड एम्पियर², दिस इज जूल एम्पियर², एंड कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड हेनरी। बड़ा आसानी से हम लोग कह सकते हैं 1 हेनरी मतलब 1 जूल डिवाइडेड बाय करंट का स्क्वायर। यूनिट तो हो गया। डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, अगर इसकी जूल के लिए डायमेंशन लिखें तो ml² T-2, और एम्पियर का मतलब AT का स्क्वायर, A² T², एम्पियर AT का स्क्वायर हो। सिंप्लीफाई करें बच्चे लोग, क्या हो जाएगा, ml² T का पावर -4 एंड देयरफॉर A का पावर कितना हो जाएगा, -2। रीचेक कर लीजिए आप लोग, बहुत आसानी से कर सकते हैं। m पहली बात जूल के लिए ml² T-2, एम्पियर का AT, उसका स्क्वायर A² T, m सिंगल है, करेक्ट है, l डबल पावर पर है, ठीक है, T -4 पर है, वो भी ठीक है, और A -2 पर है, दैट इज ऑलरेडी लिखा, दिस इज टू बी करेक्ट। चलिए ये भी आ गया। इंडक्टेंस और म्यूचुअल कंडक्टेंस का केवल कभी कभी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नहीं पढ़ेगा, परीक्षा में आपको ये भी पूछता है सिर्फ इंडक्टेंस, तो उसके लिए L और M दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। रेसिस्टिविटी अगर हम चर्चा करें तो रेसिस्टिविटी का कहाँ से इक्वेशन में यूज आ पाता है, रेसिस्टेंस में इसकी प्रयोग किया गया है। रेसिस्टिविटी L/A, रेसिस्टेंस R स्टैंड फॉर, दिस इज द रेसिस्टिविटी दैट यू नीड टू फाइंड, L इज द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब रेसिस्टिविटी का आपके पास क्या यूनिट हो जाएगा, रेसिस्टिविटी की बात करें तो रेसिस्टेंस into area of a cross section divided by L. This is simple ओम मीटर, क्योंकि मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा, 1 मीटर आ जाएगा, और रेसिस्टेंस का ओम हो गया। अगर आपके पास रेसिस्टेंस निकालने के आइडिया है तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। रेसिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको क्या यूज किया था, आपको एक बार फिर से यूज कर लेते हैं। रेसिस्टेंस जब भी निकालना हो आप याद कीजिए हीट एनर्जी कितना होता है, I² R एंड टाइम T, इस पर आ जाएगा। ना व्हाट इज द रेसिस्टेंस, अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, H I²
इंटू टी। एच क्या होता है? एनर्जी है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नाउ आई स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और एक और भी आपके पास टी दिया हुआ है, दैट इज अगेन टी। चेक कर सकते हैं आपके पास कैसे हो गया, एच इक्वल टू हीट एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। करेंट सॉरी यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, करेंट सिर्फ ए स्क्वायर देना है ना हमारे पास, ए स्क्वायर एंड टी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? करंट हमारा ए स्क्वायर है, एम्पियर लेके चल रहे, सिंप्लीफाई कीजिए इसमें तो कितना हो गया बच्चे लोग? एम अकेला कोई डाउट नहीं, एल स्क्वायर अकेला कोई बात नहीं, टी का पावर -3 दैट इज करेक्ट, ए का पावर -2 एंड दैट इज अगेन करेक्ट। तो दिस इज द रेसिस्टेंस। अब हमारे पास इसकी कितनी हो जाएगी? रेसिस्टिविटी। तो उसमें एक टर्म बढ़ जाएगा ना एल का, एल के साथ डबल आ जाएगा, एक और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो व्हाट इज द रेसिस्टिविटी डायमेंशन? इसकी डायमेंशन हो गया एम, एल से एक और मल्टीप्लाई कीजिए, रेस्ट रिमेन सेम, ये रेसिस्टिविटी भी आ गया। अब आपके पास कंडक्टिविटी पूछता है, व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ ओम मीटर है, ये ओम मीटर इनवर्स हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोहोमीटर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन में सिर्फ रेसिप्रोकल लेना है, एम एल टी ए, पावर में चेंज कर दीजिए, ये -1 हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस कर दीजिए, ये प्लस माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और माइनस है तो प्लस कर दीजिए, एंड दैट इज योर आंसर। अब आपके पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? न्यूटन, और चार्ज क्या होता है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे? डायमेंशन में कैसे इसको लेंगे? न्यूटन एम एल स्क्वायर टी -2, और कूलम है तो ये 80 हो जाएगा, तो इसका मतलब 80 ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और एम्पियर माइनस हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मोबिलिटी ये कहाँ से आता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आता है। हमारा क्या कहना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो क्या यूनिट होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू गेट द आंसर, एम एल -1। यहाँ पर पहला टर्म क्या हो गया? एम एल -1, एल टी -1 वेलोसिटी के लिए, लेंथ टाइम का स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम, कूलम हो जाएगा ऊपर, दैट इज ए इंटू टी, और न्यूटन के लिए क्या बचे लोग? एम एल स्क्वायर टी -2, एम एल टी -2 न्यूटन है, एम एल टी -2। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप अपने फाइनल पा जाइए। एम अकेला, पहले तो एल को कैंसिल कर लीजिए, एम अकेला है, एम -1, एल इज नो मोर, टी का पावर कितना हो जाएगा? -1, -2 ऊपर चला जाएगा, +2, तो ये +1 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ए आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। एक बार पुनः चेक करके देख लीजिए, लेंथ और टाइम का -1, ये तो आपका ये स्पीड ड्रिफ्ट का आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन का और कूलम, न्यूटन के लिए फोर्स एम एल टी -2, और ये 80 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किए, एल से एल कट गया, ये t-1 और t+1, ये दोनों t कटेगा, ऊपर में चला जाएगा, t+ हो जाएगा, और a करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से मैंने आपको लगभग जो रिक्वायर्ड है डायमेंशनल एनालिसिस में, वह फिजिकल टर्म जिसके यूनिट संभावित हो, वह फिजिकल टर्म जिसकी डायमेंशन यूज में आता हो, उन सब की ब्यौरा है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप यूनिट एंड डायमेंशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ों की भी आपकी जानकारी होना चाहिए इक्वेशन वाइज हिसाब से, जिसकी अप्लीकेशंस आप कर सकें। खास करके जेई लेवल में ये क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा डिमांड आता है। कौन कौन सा टर्म्स आपके जानना चाहिए? आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सी और आर का कभी भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए, मतलब कूलम ओम, इसको कैसे याद रखिएगा? सी से हो गया कूलम और दूसरा हो गया ओम। अगर ये टर्म कभी भी इंफॉर्मेटिव वे में आ जाए तो आप तुरंत याद रखिएगा, दिस इज नथिंग बट टाइम,
ये टाइम t। तो कभी भी CR का अगर आपके पास मल्टीप्लाइड टर्म आ जाए उसको आप तुरंत सिंप्लीफाई कर लीजिए बड़े इक्वेशन में, वो टाइम आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा, अगर कभी L सेल्फ इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस आ जाए तो भी आप अलर्ट रहिएगा। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमारे पास क्या लेते हैं, आपको याद होगा, हेनरी, एंड रेसिस्टेंस के लिए ओम। तो हेनरी और ओम अगर कभी एक साथ कलेक्टिवली आ जाए या दूसरा L/R का रेशियो भी आ जाए तो आप अलर्ट रहिएगा। दिस इज टाइम एंड दिस इज अगेन t। एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा वो, और ऐसा बहुत बार पूछता है। तीसरा मैंने क्या अनुभव किया कि कभी आपके पास अगर ये टर्म आ जाए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट दे दे, आपको चौंकना। म्यू नॉट क्या है, आपके पास पिछली भी डिस्कस किए हैं, परमिएबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम इन ए मैग्नेटिक फील्ड केस में आता है। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वैक्यूम के केस के लिए। इसका क्या आ जाता है, इन दोनों का कलेक्टिव हो जाता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड दिस इज सिंबॉलिकली c, दैट इज Lt-1 डायमेंशन उसका। ये पूरे टर्म का आप सीधे पे ले सकते हैं, है ना इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को याद रखना। एनर्जी डेंसिटी, ये क्या आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट और E²। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम, E इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये टर्म पूरा के पूरा आ जाए तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तुरंत आपका दिमाग सेट हो जाना चाहिए कि हाँ एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब। आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। उसी तरह से एक और कड़ी में इसका आ सकता है, कभी कभी पूछता है कि b²/2 म्यू नॉट, ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आएगा। दिस इज अगेन सेम एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी एंड दिस इज अगेन जूल पर मीटर। आसानी से आ गया। टर्म्स को आप भी जरा क्लियर करके देख लीजिए, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। ये टर्म भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये कौन सा टर्म कहलाता है, कहलाता है परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम, एंड दिस इज नथिंग बट रेसिस्टेंस R। तो कभी आपके पास ये टर्म इन्वॉल्व हो जाए, म्यू नॉट और E नॉट हो जाए, केवल यही टर्म होगा तो वो रेसिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट हो जाएगा। ये भी याद रखना चाहिए। एक आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू c, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर c क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए जेई लेवल में तो ये बहुत पूछता है, मेडिकल में भी कभी कभी पूछ लिया है। यहाँ करंट डेंसिटी है, जो व्हाट इज जे, जे इज द करंट डेंसिटी, एंड दिस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा। ये क्या है, रेसिस्ट कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या हो गया, कंडक्टिविटी, और आपके पास ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आपके पास इक्वेशन याद होना चाहिए। अगर जो लोग 12th का पास आउट हैं उनको तो इस चीज़ों से डायरेक्ट याद ही रहता है, बल्कि ये प्रूफ भी करना पड़ता है। व्हाट इज दिस लॉ, दिस इज ओम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। ये क्या है, आप पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मैक्सिमम पिक मैग्नेटिक फील्ड इनटू सी, तो ये भी पढ़ेंगे। यहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और सी क्या है, ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज इक्वल टू 1/LC। तो कभी भी L और C का अगर आपको अंडर रूट में आ जाए, आप हमेशा याद रखिएगा ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी मान लिया जाए तो ये 1/T हो जाएगा, दैट इज टाइम का -1, और सेकेंड इनवर्स भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब LC का रूट ओवर रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड आपके पास रहेगा। चलिए, इस सब चीज़ों के बाद अब मैं आपको वो चीज़ की जानकारी देता हूँ जो डायमेंशनल एनालिसिस में अक्सर बहुत यूज आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। क्या इसकी यूज हो सकते हैं, इसकी एक इंपॉर्टेंस क्या होती है, टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। मतलब वो करेक्ट है या ना करेक्ट है, हम बिल्कुल चेक कर सकते हैं।
तो पहला इसका क्या यूज होता है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इसकी हम लोग बहुत बड़ा यूज करते हैं। जैसे आपको मैं इक्वेशन देता हूं, आप इसे देखिए, मैं आपको दिया फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। क्या ये सही है या गलत है? अगर आपको चेक करना है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt-2 आप जानते हैं। मास के लिए m, v² के लिए l²t-2 और r डिस्टेंस है, यहां पर रेसिस्टेंस नहीं है, वो भी l हो गया। इस l से ये l कट गया, आपके पास क्या हो गया? mlt-2। अब लेफ्ट साइड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट साइड डायमेंशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द डायमेंशनलिटी होमोजीनिटी। अगर लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड के फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए तो ये आप निश्चित रूप से कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज ए फिजिकली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। और यही चैलेंजिंग हर सारे क्वेश्चन में आएंगे, जितने भी मैं नीट का या जेई के सॉल्व करूंगा 50% से ज़्यादा यही क्वेश्चन है। क्या कहता है इसका सेकेंड यूज? टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको देता हूं, मैं देता हूं टाइम पीरियड इज related to mass of the bob length of the string and acceleration due to gravity. Establish relation। बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत लोग जानते हैं तो आप आगे बढ़ जाइएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सीख लीजिएगा। यहां पर आप क्या कीजिएगा? टाइम पीरियड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए। कौन कौन सा टर्म है? मास के लिए अगर मैं m सिंबल दे दूं, पावर रेज कर दीजिए a। दूसरा कहता है लेंथ ऑफ द बॉब, उसके लिए अगर लेंथ के लिए l कर दे, पावर रेज कर दीजिए अननोन b। एंड तीसरा कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और इसकी पावर रेज कर दीजिए c। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा? t एक कांस्टेंट ले लीजिएगा, जहां इक्वालिटी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में करेंगे, विच इज ए डायमेंशन लेस। ये क्वांटिटी क्या होती है? डायमेंशन लेस। मास को आप छोड़ दीजिए, मास के हम लोग क्या लिख सकते हैं? m पावर a। लेंथ है, डायमेंशन क्या होता है? l b। और g का मतलब एक्सीलरेशन है, lt-2, और इसकी पावर भी कहते हैं c। a b c आर अननोन। अब इसको हम लोग और भी बढ़िया से वे में लिख सकते हैं, t का पावर 1, m का पावर क्या हो जाएगा? 0, l का पावर 0 और t का पावर 1। इस साइड आ जाइए k। यहाँ m का पावर कितना है? सिर्फ अकेला है, a है। l का पावर दो जगह है, b प्लस c है, और t का पावर -2 है। नाउ फॉर द इक्वेशन टू बी डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन टाइम का हो गया, और उस साइड आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटी है। दे आर टू बी डायमेंशनली करेक्ट, दे नीड देयर पावर मस्ट बी इक्वल। किसकी पावर? ऑल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बियर द सेम पावर। इसका मतलब हो गया डायमेंशनल होमोजिनिटी के कारण a मस्ट बी इक्वल टू m की पावर 0, b प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड -2c इक्वल टू 1, देयरफॉर c इक्वल टू -½ सिमिलरली b इज इक्वल टू +½ एंड दिस इज द एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है। अब आप क्या कीजिएगा? इन a b c की वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए। सो व्हाट इज दिस? t के डायमेंशनली कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, इससे आपको कुछ नहीं मतलब है। m पावर इसका क्या हो गया? 0, l पावर कितना हो चुका है इसका? +½ b की वैल्यूज +½ यस, एंड g इसकी पावर c -½ फाइनली t इक्वल टू क्या हो गया? k l/g अंडर। यही आपका आंसर आ गया। वेयर k इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट है हुज वैल्यूज कैन बी फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यहां पर आपको यही एस्टैब्लिश करना था। नेक्स्ट, थर्ड इसके यूजेस क्या होते हैं डायमेंशन में? टू कन्वर्ट द डायमेंशन वन यूनिट टू अनदर यूनिट। मतलब थर्ड इसके यूजेस क्या है? कन्वर्सन ऑफ यूनिट
conversion of a unit from another जैसे आपको इसमें अगर दे दे कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करने के लिए 10 न्यूटन में हाउ मेनी डाइन्स, ये क्वेश्चन आ गया। न्यूटन्स किस चीज की यूनिट है? ऑब्वियसली फोर्स है। और डाइन्स क्या है? ऑब्वियसली फोर्स क्या है? ये किस चीज की यूनिट है? फोर्स का एसआई यूनिट है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। और डाइन क्या है? फोर्स का सीजीएस यूनिट है। एंड कहता है कि 10 न्यूटन बराबर हाउ मच डाइन। अब आप इसमें क्या कीजिएगा, आप एक फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, N1U1 मस्ट बी इक्वल टू N2U2। ठीक हो गया। N1 आप राइट साइड का, लेफ्ट साइड का ले लीजिए। N1 कितना यूनिट दिया हुआ? नंबर देखिए यहाँ पर 10 दिया हुआ। U1 कौन सा क्वांटिटी है? फोर्स का है ना, फोर्स का। तो इस फोर्स के हिसाब से आप डायमेंशन लिखिए तो क्या हो सकता है? तो दैट इज इक्वल टू MLT-2, यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसमें आप क्या कीजिए, M1 L1 T1 कर दीजिए। ठीक है। N2 तो आपको निकालना है ना कि ये कितना होगा, और यहाँ पर भी इसकी डायमेंशन को पुट कर दीजिए, M2 L2 T2 -2। ये CGS में है और ये SI यूनिट में है, इसलिए कैन यू फाइंड N2? वाई नॉट। N2 इक्वल टू 10। अब आप क्या करेंगे, M1 L1 T1 का पावर -2, और यहाँ क्या करेंगे, M2 L2 T2 का पावर -2। यूनिट आपको पुट करना है 10। M किस चीज में दिया गया है? SI यूनिट किलोग्राम में है, तो यहाँ पर आप किलोग्राम में पुट कर। L किस चीज में है? लेंथ है, SI यूनिट मीटर में आप पुट कर दीजिए। और टाइम क्या है? सेकंड में है, और इसका पावर 2 है, पावर दे दीजिए। यहाँ आ जाइए, ये किस चीज में दिया गया है आपके पास? CGS में, ये वाला CGS का है, तो ग्राम पुट कर दीजिए इसका, यहाँ पर आ गया। ये किस चीज में है? सेंटीमीटर पुट कर दीजिए, और ये है सेकंड का पावर -2। ये दोनों तो कट ही गया, क्योंकि CGS में भी टाइम सेकंड में ही होते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे करेंगे? बहुत आसान है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो 10³ ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 10² सेंटीमीटर। और नीचे में क्या है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम कट गया, तो ये क्या आ गया? 10 इंटू 10⁵, फाइनली 10⁶ डाइन। आपके पास क्या आ गया बच्चे लोग? 10 न्यूटन इक्वल टू दिस मच ऑफ ए डाइन। ऐसे ऐसे कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 1-2 बार IITs में ही आते हुए मैंने देखा हूँ, और कभी काल मेडिकल्स लेवल में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपसे कुछ वो लाइन भी डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने देगा, तो कुछ रूल्स को फॉलो करने से मैं आसानी से उसकी डायमेंशन तक पहुँच जाता हूँ। तो रूल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस, रूल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें एक चीज को देखना, पहला रूल कि इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस। इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस। क्या इससे हमको फायदा हो गया? हो गया। सपोज कीजिए x इक्वल टू कोई मैं एक टर्म देता हूं L, वेयर L इज इन मीटर। मैं ये बता दिया कि L मीटर में है, और आपसे पूछते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ x, तो इसमें कभी नहीं आपको चूकिएगा। अगर दाहिने तरफ अगर मीटर में है, तो बाएं तरफ का फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव द सेम डायमेंशन, इसलिए x का भी डायमेंशन कितना हो जाएगा? सेम लेंथ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल होमोजेनिटी। एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपको देता हूं वेलोसिटी इक्वल टू a इंटू टाइम t। मैं दूसरा क्वेश्चन दिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है। वेलोसिटी इक्वल टू a इंटू टी, जहां v क्या है? वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम। और आपसे पूछा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a, क्या होगा डायमेंशन? सिंपल सी बात है, लेफ्ट साइड डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड डायमेंशन। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल होमोजेनिटी। इसलिए a का डायमेंशन क्या हो जाएगा? दिस इज ए v डिवाइडेड बाई t। नाउ v इज द L t-1,
divided by t, so it is a L t minus 2. So this is the dimension. So A is nothing but acceleration. ये उसी का फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। नेक्स्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज डन बिटवीन सेम फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दिया प्रेशर और यहां पर आपके साथ कुछ देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। एक तरफ A दिए और दूसरे तरफ B बाई टी स्क्वायर दिए, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू A प्लस B बाई टी स्क्वायर। A आप डायमेंशन आपको निकालना है, दैट यू डू नॉट नो। B का डायमेंशन भी आपको निकालना है, दैट यू डू नॉट नो। हाँ, T इज द टाइम, ये दे दिया। अब आप कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले अगर बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी बाएं तरफ अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर प्रेशर है तो राइट हैंड साइड मस्ट ऑल्सो बी प्रेशर। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर दो टर्म या उससे ज्यादा टर्म्स है तो ईच एंड एवरी टर्म इंडिविजुअली मस्ट बी प्रेशर फॉर द डायमेंशनल होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए भी प्रेशर हो जाएगा, दिस इज प्रेशर। और प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज m L minus 1 T minus 2, दिस इज द प्रेशर। दूसरी बात है B का क्या होगा बच्चे लोग? अगर B का पूछा तो आप ये भी जानते हैं कि B बाई टी स्क्वायर मस्ट नथिंग बट दिस इज अगेन प्रेशर। ईच टर्म मस्ट हैव सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो बाएं तरफ प्रेशर्स है तो दाहिने तरफ भी प्रेशर्स होगा। इसलिए अगर B की बात किया जाए तो दिस प्रेशर इंटू टी स्क्वायर होगा। प्रेशर इक्वल टू m L minus 1 T minus 2 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। सो ये वैल्यूज कट के m L minus 1 एंड दैट इज योर आंसर। मास पर यूनिट लेंथ आ गया। इस तरह से आपने देखा कि हमने एडिशंस का भी रूल्स को अप्लाई किया। नेक्स्ट कहता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। रूल कहता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मैं आपको देता हूं y, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहां आपके कुछ टर्म्स को मैं क्लियर कर दूं। y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, x अगेन डिस्प्लेसमेंट along x डायरेक्शन इन मीटर, t टाइम। अब आपको क्या बताना है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ k एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा। अब इसमें क्या इक्वेशन बताता है ऊपर का? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब जो साइन की जो वैल्यू होंगे वो इसकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, मतलब इट मस्ट बी नंबर। तो साइन के साथ अगर कोई भी चीज है वो क्या होगा? एंगल। और एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उस रूल के मुताबिक साइन के आगे जो भी होंगे, साइन कॉस टैन जो भी होंगे, वो सभी के सभी एंगल होंगे, मतलब वो नंबर होंगे, नो डायमेंशन। इसका मतलब क्या हो गया? के एक्स माइनस ओमेगा टी इज नंबर होंगे, डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस होंगे। अब आइए कॉन्सेप्ट पर आइए। अगर ये डायमेंशन लेस होंगे तो ईच एंड एवरी टर्म मस्ट बी डायमेंशन लेस, ठीक है। नाउ के एक्स इज ए डायमेंशन लेस, नो डायमेंशन, तो नंबर एक दे दीजिए, कोई भी नंबर। इसलिए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ के? दैट इज ए 1 बाई एक्स, एंड एक्स आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये लेंथ है, तो ये लेंथ का डायमेंशन L माइनस 1 हो गया। के का तो आपका निकल गया। दूसरा क्या कहता? ओमेगा टी, दिस मस्ट बी ए नंबर। इसका मतलब ओमेगा क्या हो गया? 1 बाई टी, दैट इज सेकेंड इनवर्स, दैट इज टाइम माइनस 1, दैट इज द डायमेंशन ओमेगा का। अब बच गया ए क्या होगा? तो ये पूरा के पूरा नंबर है साइन के साथ। इसका मतलब है डायमेंशनल होमोजेनिटी के लिए अगर y डिस्प्लेसमेंट है तो a मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट, सो a मस्ट ऑल्सो हैव लेंथ, एंड दैट इज योर आंसर। कहता है कि लॉगरिथमिक वैल्यू ऑल्सो बी डायमेंशनलेस, लॉग की वैल्यू, लॉग वैल्यू इज ऑलवेज डायमेंशनलेस।
क्या कहने की मतलब कर रहा है ये बच्चे लोग, यहाँ पर आ जाएं, लॉग की वैल्यू जैसे मैं आपको देता हूँ। चल हमने दिया डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू लॉग ई ए एक्स प्लस माइनस बी टी, मैंने आपको तो दिया। अब हम यहाँ पर आपको एक नया टर्म भी दे दिए, लेट अस सपोज दिस इज c। अब ये कहता है कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसे, कौन सी वैल्यूज को, तो लॉग के साथ जो भी लगा रहेगा वो नंबर ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए एक्स प्लस माइनस बी टी इज नंबर, नंबर है तो 1 दे दीजिए आप, कोई भी नंबर हो सकता है, दैट इज डायमेंशन लेस। दिस इज इक्वल टू डायमेंशन लेस। अब क्या करें, इसका मतलब हो गया अगर x लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है जैसे कि पिछले बार दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल l माइनस 1, दोनों का प्रोडक्ट को नंबर होना पड़ेगा। उसी तरह से b में भी क्या हो जाएगा, दोनों के प्रोडक्ट को नंबर होना पड़ेगा, तो b इक्वल टू t माइनस 1। यहाँ तक तो आप दोनों चीज आ गए। अब पूछा कि भाई c का क्या डायमेंशन होगा, तो ये आप जानते हैं कि लेफ्ट साइड मस्ट बी राइट साइड, यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमेंशन लेस है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर y मीटर में है तो c इज ऑल्सो मीटर, सो c इज द लेंथ डायमेंशन एंड दैट इज योर आंसर। अब मैं आपको उस रूल के बारे में बता रहा हूँ, वहाँ पर क्वेश्चन भी मैंने सेट कर दिया है, एक्सपोनेंशियली बेस्ड क्वेश्चन है, AFMC पूना का क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया। क्या कहता है ये, इसका बेसिक पहले समझ लीजिए कि एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी रूल है ये, एक्सपोनेंशियल मस्ट बी डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। जैसे अगर आपके सामने दे दें, सपोज कीजिए एक चार्ज है, चार्ज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई सी आर। अगर मैं आपको कलेक्टिवली इसमें पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी आर, तो आप आराम से कह सकते हैं डायमेंशन सी आर का कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का नंबर होना, दिस एक्सपोनेंशियल मस्ट हैव नंबर, तो कोई यूनिट आ ही नहीं सकता है, और अगर t टाइम है तो cr भी टाइम होगा, ताकि ये दोनों कट के नंबर आ जाए। इस केस में अगर cr का पूछा व्हाट इज द डायमेंशन, दिस इज टाइम। क्यों, क्योंकि t इज गिवन एज ए टाइम। अब जो हमारा AFMC पूना की जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं वो रहा क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में क्या कहता है, मैं उसे यहां भी लिख लिया हूं ताकि कैलकुलेट करूं। कहता है कि pressure is equal to alpha by beta, these two are unknown terms. Okay, now this is the exponential variation with a negative sign, means pressure is decreasing with temperature theta. यहाँ अल्फा क्या है, अननोन है, z क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस डिस्टेंस है, k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड थीटा क्या है, दैट इज द टेम्परेचर है। थीटा क्या है, टेम्परेचर नॉट एन एंगल, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और तब ये p क्या है, प्रेशर है। आपसे क्या पूछता है कि भाई आप बताओ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बीटा एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। हालांकि बीटा ही पूछा, लेकिन आप अल्फा भी निकाल लीजिए। कैसे करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल रूल आपको मैंने क्या बताया था इससे, इस वाले केस में कि एक्सपोनेंशियल के जो भी पावर रेज्ड होंगे दैट मस्ट बी ए नंबर, ठीक है, इट कैन नेवर बी हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन। चलिए अब आप आ जाइए, इस रूल्स के मुताबिक क्या हो जाएगा, अल्फा जेड बाई के थीटा मस्ट बी इक्वल टू ए नंबर, नंबर जब भी रहे 1 पुट कर दीजिए। इसलिए व्हाट इज अल्फा, अल्फा इक्वल टू के थीटा बाई जेड, यहाँ पर आ गया। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थीटा क्या है, टेम्परेचर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में मैंने आपको क्या दिया था, इस इक्वेशंस को कीजिए। एनर्जी इक्वल टू क्या था, हाफ के थीटा, टेम्परेचर टी भी दे सकते हैं और थीटा भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू हो गया एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर या थीटा, जो भी आप बोल लीजिए। तो यहाँ पर आप के को हटा दीजिए, दिस इज द एनर्जी बाई थीटा इंटू थीटा, और जेड है डिस्टेंस है, लेंथ एल हो गया। इसका मतलब थीटा से थीटा कट गया बच्चे लोग। अब आपके पास क्या बचेगा, थीटा से थीटा कटने का एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एनर्जी क्या हो सकता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल। ये एल से ये एल भी कट गया, तो अब क्या बच गया, एम एल टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 में एक लेंथ से कटता हुआ, तो एम एल टी माइनस 2। यस, ये तो अल्फा आपके पास आ गया, क्लियर कट है। दिस इज नथिंग बट फोर्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा है, तो अल्फा का डायमेंशन आ गया अकॉर्डिंग टू द। अब क्या आपको बीटा को टारगेट करना है, कैसे करें बीटा की टारगेट। यस, ये पूरा के पूरा बच्चे लोग क्या है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी इज ए डायमेंशन लेस नंबर है।
इसका मतलब हो गया फॉर डायमेंशनल होमोजीनिटी के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, ठीक है ना। तो प्रेशर का हमारे पास है तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज अल्फा बाई प्रेशर। अल्फा क्या है आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, फोर्स। आप फोर्स को लिखिए, क्योंकि ml/t-2 तो फोर्स होता है, और ये क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया ऊपर मतलब एल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया और एल स्क्वायर रिमेनिंग हो गया। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ m0 एल स्क्वायर t0, सो दैट इज द डायमेंशन। आप वहाँ से चेक कीजिए, ए चॉइस इज द करेक्ट आंसर। ये पूना का क्वेश्चन था, मेडिकल लेवल पर था। नीट में ऐसा एक्सपोनेंशियल का आज तक ही नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता है, और IIT JEE में बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, जरा इस पर भी देखिए, ये भी एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चन है। यूपी PMT में पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था, और एक्सपोनेंशियल बेस है। मैंने इसलिए उस क्वेश्चन को आपके सामने एनालाइज करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख लिया, दिस इज कॉल्ड P। टर्म के बारे में नहीं दिया हुआ, ये कौन सा टर्म है, लेट अस सपोज इट इज ए प्रेशर। R भी नहीं दिया हुआ है, चलिए इसे भी आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मान लीजिए, या नहीं जानते हैं तो भी ठीक है। T ओके, V माइनस बी, और एक्सपोनेंशियल में ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा V बाई आर टी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा, एंड चॉइस में आपके पास है P है, R है, T है, V है। उस चार चॉइस में से आपको चूज करना आता। आप क्या कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्सपोनेंशियल की क्वेश्चंस है, तो इस पूरे टर्म पर गौर कीजिए। ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा ये नंबर, इसलिए एक्सपोनेंशियल के पावर जो रेज्ड होंगे वो भी नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा भी आर टी मस्ट बी नंबर, इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, आर टी बाई भी। ये जानकारी हमको यहाँ से मिली है। अब इसको जानकारी को यहाँ पर फीड कीजिए, तो ये क्या हो गया, आर टी, और भी में से अगर ये चाहे वॉल्यूम हो या जो भी टर्म हो, तो लाइक माइंडेड होगा, लाइक सेम टर्म से इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल के मुताबिक सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये भी है तो ये भी है, इसलिए ओवरऑल ये टर्म क्या हो गया, आर टी बाई भी, और आर टी बाई भी इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पर हम अल्फा कर लेंगे, और अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, पी का, क्योंकि ये तो नंबर है, नंबर और ये वैल्यू पी के बराबर हो, वही तो पूछ रहा है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पी के बराबर। इसलिए चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन आपको और भी डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड है, ये होमोजेनिटी के ऊपर है या एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के ऊपर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि वो बोर्ड पर आया हुआ क्वेश्चन है, किस साल आया हुआ है, वो आपको AIPMT में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1997 में आया हुआ है। क्वेश्चंस क्या है कि ये देता है कि वेंडर वॉल्स गैस इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, P प्लस ए बाई भी, V माइनस बी इक्वल टू आर टी। यहाँ पर ऑब्वियसली P क्या होता है, प्रेशर्स होता है, V क्या होता है, वॉल्यूम होता है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन है। हालांकि यहाँ पर N इक्वल टू 1 मोल ऑलरेडी ले चुका है, और इसके हिसाब से आपको डायमेंशन अब बताना है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, लेफ्ट साइड डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड डायमेंशन, पहला बात है। दूसरी बात है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी एडेड अमॉन्ग देमसेल्फ। तो अब यहाँ पर P है और A प्लस B है, तो ये प्रेशर है, तो A बाई भी स्क्वायर भी प्रेशर ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, A बाई भी स्क्वायर मस्ट स्टैंड फॉर प्रेशर। A का डायमेंशन पूछ रहा है, इसलिए P और V। V क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम है। P क्या है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, दिस इज ऑल टाइम प्रेशर। और वेंडर वाल इक्वेशंस में V क्या होता है, वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम। ये आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों से जानकारी है। अब आप प्रेशर्स की जगह पर क्या करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, बहुत अच्छी बात है, और वॉल्यूम का स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा वॉल्यूम का होता है लेंथ का क्यूब और उसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए, फोर्स क्या होता है, MLT-2, ये L क्या हो जाएगा 6, और यहाँ एरिया है L का हो जाएगा स्क्वायर, ये दोनों कटेगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर, L4 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ML5T-2, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ A फिजिकल क्वांटिटी। ऑब्वियसली ML5T-2, D चॉइस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जेई में इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड वे में पूछा था, वहां पूछा B का भी डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ B। अब आप आ जाइए, B का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये V के साथ सब्ट्रैक्ट किया है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी में भी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो अगर ये V है तो ये भी V होगा, और V वॉल्यूम है, पहले से ही यहाँ पर आपको बताया जा चुका है कि P भी का रहता था, तो ये वॉल्यूम है, इसका मतलब B भी क्या होगा, वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम अगर ये है तो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, M0
L³ T 0, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ का क्यूब पावर होता है, इस तरह से